हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है जो डिस्कस करने वाले हैं वो आपका जो प्रैक्टिकल CHE 12 जो हुआ था इस बार सितंबर 24 को, तो उसमें कौन से क्वेश्चन आए थे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कभी कभी क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं या कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन उसी टाइप से पूछ जाता है, और इससे ये हेल्प मिलेगी कि वाइवा में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आते हैं, उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और आज डिस्कस करने वाले हैं कि जैसे कि CHE 12 में आपके एक्सपेरिमेंट 21 है, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और कैसे आपको टॉपिक तैयार करना है। बहुत ही शॉर्ट में आपको हम बताएंगे, बहुत ही छोटे छोटे टिप्स हैं उसमें कैसे टॉपिक तैयार करना है। आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि जैसा कि मेरे नॉलेज में है या मैंने जिन लोगों से बात की है, मेरी सिस्टर ने भी एग्ज़ाम दिया था, तो जितना भी मुझे एक्सपीरियंस है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि कहाँ से कितना आप पढ़ेंगे तो आपके जो पेपर होगा वो 90+ नंबर आपके आ सकते हैं, यदि वो अच्छे से देखेंगे और उस पर थ्योरी पोर्शन पे जो चीज़ बताई जाएंगी, यदि आप उसे अच्छे से कर लेंगे तो आपका 90+ नंबर आ जाएगा। और ये मत करिएगा वीडियो देखने के बाद आप ये कहें कि वीडियो देखा मेरे नंबर नहीं आए। आपको उस पर काम भी करना पड़ेगा कि जो थ्योरी पोर्शन जहाँ से पढ़ना है वो अच्छे से आपको पढ़ना भी पड़ेगा, तो आपके नंबर जो है वो 90+ नंबर आ सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो एग्जामिनर पूछता है वो थ्योरी पोर्शन से ही, और वो आपके बुक से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहीं इधर उधर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ओके, तो जैसे कि पहला टॉपिक है, तो इसमें पहला टॉपिक में सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ बेंजोइक एसिड दिया है 2 नेफ्थॉल एंड 1,4 डाईमिथाइल। ये आप पढ़ लीजिए कौन सा टॉपिक है, ये दिया हुआ टॉपिक। अब हम टॉपिक पे आ जाते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। पहली बात है कि आपको टॉपिक पता होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में वो पूछ लेता है कि आपने क्या टॉपिक पढ़ा है। ठीक है, जैसे कि पहले एक्सपेरिमेंट्स लेके आपको 6 एक्सपेरिमेंट तक बिल्कुल भी पता होना चाहिए, बिल्कुल मतलब रटा होना चाहिए क्या टॉपिक है, उसमें क्या आपने पढ़ा है। क्योंकि वो इस वाइवा में यही पूछ लेते हैं, क्योंकि वाइवा में जो फर्स्ट से 6 तक जो आपका टॉपिक दिया हुआ है क्रोमेटोग्राफी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाइवा में आपसे यही पूछेंगे व्हाट इज़ क्रोमेटोग्राफी, क्या होता है। आप देख जब वाइवा देंगे आपको खुद ही नॉलेज में आएगा या आपको एक्सपीरियंस होगा कि जो मैंने बताया वो सही में वैसे ही पूछते हैं। ठीक है, हो सकता है कभी इधर उधर से पूछ लें, लेकिन ज़्यादातर बच्चों से यही पूछा जाता है। ठीक है, फिर जैसे कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड, आप मेरी वीडियो को भी देख सकते हैं, उसमें सिंपल कि वो सिर्फ क्वेश्चन दिए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर दिए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं सिर्फ, तो उससे इजी होगा, आप इजली से आपको पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा दिया है। तो आ जाते हैं कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ लीजिएगा कि इसमें सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या होता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें। फिर इसमें देखिए कि ये बेस्ड किस पे होता है, फेज डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस होता है, ये इम्पॉर्टेंट है। ये मेथड किस पे बेस्ड है, इम्पॉर्टेंट क्या है, ये इस बार क्वेश्चन आया था, ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे के की वैल्यू दी हुई है, ये फार्मूला वैल्यू दे सकते हैं आपको पुट करने के लिए। फार्मूला तो नहीं पूछा, आप फार्मूला पूछ भी सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा डीपली में आपको नहीं पढ़ना है, बस ये पढ़ना है कि ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड क्या होता है। तो ये मिक्सचर जो होता है उसमें लेते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, मिक्सचर को मिलाते हैं उसमें, और एक डिज़ायर प्रोडक्ट जो होता है वो उसमें प्रोड्यूस होता है। तो इस बेस किस पे है, फेज डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस है, ये इंपॉर्टेंट है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड ये पढ़ लीजिएगा, और इम्पॉर्टेंट जो जो इम्पोर्टेंट है वही हम आपको बताएंगे। हाँ, जैसे कि ये दिया हुआ है, ये तो इसने ये सब नहीं पूछेंगे इतना। हाँ, कुछ कुछ फार्मूले आप पढ़ लेना, जैसे कि फिनॉल क्या होता है। और कभी कभी जो एग्जामिनर क्या होते हैं कि कभी कभी बहुत डीप में पूछ लेते हैं, क्योंकि हम लोगों से ज़्यादातर जो पूछा गया था उसमें उन्होंने पूछ लिया था फिनॉल जो होता है, फिनॉल एल्कोहल में क्या डिफरेंस है, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। या फिनॉल जो होता है और फिनॉल और अल्कोहल जो होता है डिफरेंस पूछ लिया था।
और उन्होंने हाँ कुछ कुछ स्ट्रक्चर आप याद करके जाइएगा, जैसे एनिलीन हुआ है, एनिलीन का स्ट्रक्चर बना देंगे, कहेंगे ये क्या होता है, या पूछेंगे एनिलीन का फार्मूला बताओ तो C6H5NH2, ये बोलेंगे एमाइड का फार्मूला बताओ NH2। तो सिंपल कुछ कुछ फार्मूले आप पढ़ के जाइएगा, वो पूछ सकते हैं। जैसे बेंजोइक एसिड का पूछ सकते हैं, एस्टिक एसिड में से पूछा था, CH3COOH होता है। तो सिंपल फार्मूले आपसे ये वाइवा में पूछेंगे, ऑब्जेक्टिव में नहीं, वाइवा में पूछेंगे, क्योंकि ये ध्यान में रखिएगा आपका ऑब्जेक्टिव वाइवा इस बार हुआ था, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव वाइवा भी हो सकता है, मतलब होगा ये अगली बार फिर से, वो तो गाइडलाइन में पता चल जाएगा आपको। तो गाइडलाइन ने इस बार वाइवा नहीं दिया था कि होगा, लेकिन वाइवा हुआ था, ठीक है। तो आप तैयारी करके जाइएगा। तो फिनॉल जैसे कि है इसका एलिफैटिक, हाँ एम पूछ लेते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी अमीन, अमीन पूछेंगे आपसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी सेकेंडरी अमीन पूछ लेते हैं कि आप इसका फॉर्मूला पूछ लेंगे, प्राइमरी अमीन में क्या है, सेकेंडरी अमीन में क्या है, तो ये पूछ लेंगे। NH2 जो होता है वो प्राइमरी होता है, NH सेकेंडरी होता है, केवल N होगा तो उसमें टर्सरी अमीन हो जाएगा। तो ये आपसे पूछ सकते हैं, इतना ज़्यादा नहीं पूछते हैं, ये सब जो दिया हुआ है सिंपल छोटे छोटे फार्मूले आप पढ़ लीजिएगा। जैसे बेंजोइक एसिड का है, ये क्या होता है, तो C6H5 बेंजीन जो रिंग होती है उसको C6H5, और ये COOH बोलते हैं इसको। बहुत टफ नहीं पूछते हैं, बहुत सिंपल से पूछते हैं, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। और इसमें प्रोसीजर तो नहीं पूछते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी आप प्रोसीजर सब पढ़ के जाइए। 21 एक्सपेरिमेंट है तो कहाँ आप तक प्रोसीजर पढ़ते रहेंगे आप, वो इतना याद भी नहीं होता है, तो वो प्रोसीजर नहीं पूछते हैं। बहुत ईजिली क्वेश्चन पूछते हैं, आप पढ़ेंगे थ्योरी तो अच्छे से कर ले जाएंगे। हाँ इम्पॉर्टेंट क्या है ये पूछ लेते हैं कि फंक्शनल ग्रुप, ये आपका वाइवा में पूछेगा, रट के जाइएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि इस बार क्वेश्चन पूछा गया था आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ऐसे नहीं पूछते, वो पूछेंगे कि फिनॉल जो है उसके लिए कौन से टेस्ट बताइए। अब ये फिनॉल के टेस्ट दिए हैं, फेरिक क्लोराइड टेस्ट दिया है, ये इस बार पूछा गया है, किसी से भी पूछ लीजिएगा, जो लखनऊ सेंटर है वहाँ पे ये पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन, कि फिनॉल का जो फिनॉल है उसका आप टेस्ट, फिनॉल का टेस्ट करेंगे आप, उसके कैसे करेंगे, कौन कौन से टेस्ट हैं। तो फिनॉल के लिए फेरिक क्लोराइड हो गया, आपको एजोडाइड टेस्ट हो गया, एजोडाइड टेस्ट पूछा गया था, और इंडिकेटर फॉर्मेशन ऑफ थाइलिन टेस्ट ये है। तो वो तुमसे ये नहीं कहेंगे थाइलिन टेस्ट क्या होता है, ये बस ये पूछ लेंगे, हो सकता है पूछ भी लें, लेकिन आपसे पूछेंगे बताइए अल्कोहल के फिनॉल के, फिनॉल को टेस्ट करने के लिए आप कौन कौन से टेस्ट हैं, ये पूछेंगे आपसे। तो ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आता है जो आपका MCQ क्वेश्चन होगा। जैसे कि ये लिबरमैन रिएक्शन है, ठीक है, ये जैसे फिनॉल विथ पैरा पोजिशन, ये पैरा पोजिशन फ्री होता है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लीजिएगा। बनता क्या है, फिनॉल से रिएक्शन होती है तो इसमें आपका ब्लू कलर बनता है, जो इसमें जो लास्ट प्रोडक्ट होता है ब्लू कलर देता है, ये पूछ सकते हैं, ये है। और टेस्ट फॉर ईथर ग्रुप, ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लीजिएगा रिजल्ट। तो ये चैप्टर हो गया आपका टॉपिक। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको है, ये टेस्ट, इस टॉपिक में ये टेस्ट वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही आपसे पूछा जाएगा। ये MCQ जो आते हैं उसमें भी ये पूछा जा सकता है कि फिनॉल का FeCl3, हाँ ये पूछते हैं कि फिनॉल को FeCl3 से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनता है इसमें। और मैं बार बार कह रही हूँ, जो जितना आपसे बता रहे हैं आप उतना पढ़ लेंगे तो पक्का आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, आपका 80-90% नंबर कवर हो जाएगा, ओके। तो आप इसके टेस्ट जितने भी हैं पढ़ लीजिए। जैसे कार्बोलिक एसिड का जो टेस्ट है, इसमें क्या होता है कि ये एसिड की रिएक्शन आपको सोडियम बाइकार्बोनेट से करते हैं तो ये क्या बनता है, एक साल्ट बनता है। तो इतना नहीं पूछा जाता है, पर टेस्ट आपको अल्कोहल के पूछ सकते हैं कि अल्कोहल का टेस्ट बताइए कौन कौन से, फिनॉल के टेस्ट कौन कौन से, ये पूछ लेगा, ठीक है। इतना बहुत ज़्यादा नहीं पूछते हैं, इस प्रोसीजर नहीं पूछते हैं, क्योंकि इतना सिलेबस है और एक्सपेरिमेंट भी नहीं होते अब तो, मतलब एक्सपेरिमेंट भी अब कोरोना की वजह से, तो लैब भी मतलब खाली ऑब्जेक्टिव बेस पे है। तो ज़्यादातर जो थ्योरी पोर्शन है उसे अच्छे से पढ़िएगा, और टेस्ट जितने भी दिए हुए हैं जितने भी, वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जैसे ये डेफिनेशन है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या होता है, आप पहला ही ये आपका टॉपिक है तो वो पूछ सकते हैं, पहला एक्सपेरिमेंट दिया है। फिर सेकेंड एक्सपेरिमेंट में आ जाते हैं
अब देखिए सेकेंड एक्सपेरिमेंट जैसे कि दिया सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टोलुइडिन। अब जैसे वो पूछ सकते हैं कि टोलुइडिन का फॉर्मूला बताइए, ये सिंपल पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इसमें प्रोसीजर नहीं पढ़ना है आपको, सिंपल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इसमें टेस्ट दिए होंगे, जैसे कि इसे टोलुइडिन का फार्मूला दिया हुआ है, ठीक है। ये मान लो आपसे पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, उसमें। और एमसीक्यू क्वेश्चन में जैसे क्या पूछेंगे आपसे, एमसीक्यू क्वेश्चन में ये तो इतना नहीं पूछा जाएगा आपसे, वो हम ये भी प्रोसीजर भी नहीं पूछा जाता है। ये रिक्वायरमेंट, क्या चीज़ रिक्वायरमेंट होती है, ये इतना नहीं पूछा जाता है। प्रोसीजर आप पढ़ लीजिएगा, हो सकता है कहीं कभी कभी उसमें से पूछ लिया जाए जो इम्पोर्टेंट हो, लेकिन ज़्यादातर प्रोसीजर से क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके। जो क्वेश्चन आएगा, हाँ, ये टेस्ट जो जितने भी मैंने टेस्ट बताए हैं, ये 100% इससे क्वेश्चन आएगा, 100% श्योर, गारंटी मैं ले सकती हूँ कि इससे क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ये दोनों फ़ायदा हैं आपके इसमें, दोनों ये फ़ायदा है कि पहले तो ये आपका एमसीक्यू कवर करेगा, और जो वहाँ पे वाइवा में पूछा जाएगा वो भी कवर करेगा। तो पहले जैसे कि टेस्ट फॉर प्राइमरी अमीन दिया है, वो पूछ सकते हैं कि प्राइमरी अमीन का टेस्ट, ये तो मुझसे भी क्वेश्चन पूछा गया था जब मैंने ऑब्जेक्टिव दिया था, वाइवा दिया था। वाइवा में पूछा गया था कि प्राइमरी अमीन के आप टेस्ट बताइए, तो डाई एजोटाइजेशन उन्होंने, और ये भी पूछ सकते हैं कि डाई एजोटाइजेशन क्या होता है, पूछ सकते हैं। मुझसे टेस्ट नहीं पूछा, मुझसे पूछा था कि डाई एजोटाइजेशन क्या होता है, डाई टेस्ट क्या होता है। तो किसी से पूछ लेते हैं कि प्राइमरी अमीन के टेस्ट बताइए, तो डाई एजोटाइजेशन होता है, आइसोसाइनाइड टेस्ट होता है, जिसमें कि आपका ये आइसोसाइनाइड बनता है, बेंजीन आइसोसाइनाइड, जिसमें कि वो जैसे कि पूछ लेंगे आइसोसाइनाइड क्या होता है, ये टेस्ट क्या है, तो आप बस फार्मूला याद कर लीजिए। फार्मूला मतलब याद नहीं, रटना नहीं आपको है। जैसे कि एनिलीन की रिएक्शन आप क्लोरोफॉर्म से कराते हैं, फिर उसके बाद NaOH से कराते हैं, तो उसमें आइसोसाइनेट बन, ये इतना भी बता लेंगे तो वो एग्जाम में आपको नंबर दे देगा। एल्कोहलिक NaOH से कराते हैं, आइसोसाइनेट बनता है, बस सिंपल से ये भी इतना भी आप बता ले जाएंगे तो वो आपको नंबर दे देंगे। बहुत डीपली में आपको नहीं बताना है। जैसे डायजोटाइजेशन मुझसे पूछा था, तो उसमें क्या रिएक्शन बताना था कि प्राइमरी एरिल एमीन जो होता है, लो टेम्परेचर में डायजोनियम साल्ट बनता है, बस इतना मैंने बताया था। तो ये पूछा था नाइट्रस एसिड की रिएक्शन कराते हैं, उसमें साल्ट बनता है आपका डाइजोनियम साल्ट। ये इतना भी बता ले जाएंगे तो वो मतलब एग्जाम में नंबर दे देते हैं। फिर हाँ, ये पूछा, हाँ, ये मुझसे पूछा था क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मैं बता रही हूँ कि ये पूछा था, वो 100% मुझे श्योर है कि वो क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। ये हिंसबर्ग टेस्ट पूछा था, ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन में भी पूछा गया था और मुझसे वाइवा में भी पूछा गया था। तो ये उन्होंने ये पूछा था कि हिंसबर्ग टेस्ट जो होता है, उन्होंने पूछा था कि आप एमीन जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एमीन को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, या प्राइमरी, उन्होंने पूछा था कि जो एमीन होता है प्राइमरी एमीन, उसका कैसे आप टेस्ट करेंगे। ये नहीं पूछेगा, मतलब वो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि बस, या तो आप रट के जाइए, यदि आपको नहीं बहुत ज़्यादा सोचना है तो आप रट के चाहिए कि प्राइमरी मीन का टेस्ट क्या होता है। यदि इतना भी बता, देखो वाइवा में क्या होता है कि आप जैसे क्वेश्चन नहीं भी आता है, आपने उसका आंसर दे दिया, ठीक है, मान लो आपको नहीं आता हिंसबर्ग टेस्ट क्या होता है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं फॉर्मूला कितने सारे दिए हुए हैं कि रिएक्शन हो रही है, तो वो सारा तो आप बता नहीं सकते। ओके, वाइवा कितने 5 मिनट का, 2 मिनट का, 3 मिनट का होता है, ठीक है। तो ज़्यादा क्वेश्चन तो वो, ये तो है नहीं कि एक क्वेश्चन के पीछे पड़ जाएंगे। जैसे कि आप उससे पूछ लें हिंसबर्ग टेस्ट नहीं आता, तो आपको वो सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे। तो मान लो आप इतना भी बता लीजिएगा कि हिंसबर्ग टेस्ट जो पूछ ले कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो आप इतना बता, हिंसबर्ग टेस्ट, नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे वाइवा में, बस इतनी ये खासियत है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में, एमसीक्यू में क्या होता है कि आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आपको उसमें भी थोड़ा सा फ़ायदा है कि ये तो उसने पूछ लिया कि डिफ्रेंशिएट प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में, फिर उसमें 4 ऑप्शन में हिंसबर्ग है तो आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मान लो वो कुछ इसमें से घुमा के दे देगा, मान लो उसमें दे दिया कि प्राइमरी एरिल एमीन जो होता है वो किससे रिएक्ट करता है, तो मान लो आपको दिमाग में नहीं है, ठीक है, तो ये लेकिन वाइवा में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता। वाइवा में जैसे मुझसे पूछा था, मुझसे उन्होंने पूछा था कि आप प्राइमरी एमीन का टेस्ट बताइए, तो मुझे याद था कि हिंसबर्ग टेस्ट होता है, तो मैंने बता दिया था हिंसबर्ग टेस्ट होता है। मेरे पास जो ब्लड की बेटी थी, उससे जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, उससे उन्होंने ये पूछा था कि आप ये बताइए कि जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एमीन है उसको आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, बताइए, उन्होंने ये पूछ लिया। और देखिए उससे वही क्वेश्चन दिया हुआ है,
तो उन्होंने तो उस लड़की ने भी बता दिया था कि हिल्सबर्ग टेस्ट होता है, तो उन्होंने एक क्वेश्चन 2 टाइप से पूछ लिया, ठीक है, दोनों का आंसर सेम था। तो थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा दिमाग लगा के पढ़िएगा, तो आपका अच्छे से पेपर हो जाएगा, आपको 90% नंबर अच्छे मिल जाएंगे, 90%। ये टेस्ट जो होता है नेगेटिव होता है फॉर सेकेंडरी टर्सरी अमीन, बोथ एलिफेटिक एंड एराइल अमीन, इतना नहीं इंपॉर्टेंट है, ये सब नहीं पूछते हैं। बस ये टेस्ट आप रट लीजिएगा, बहुत अच्छे से रट के जाइएगा, क्योंकि ये टेस्ट आपका एमसीक्यू में भी कवर करेगा, जो प्रैक्टिकल पेपर होगा, और वाइवा में भी ये कवर करेगा। ये तो छोड़ना ही नहीं आपको है, ये टेस्ट तो बहुत ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया सेकंड एक्सपेरिमेंट हो गया है। बार बार हम आपसे कह रहे हैं कि ये टेस्ट मत छूड़ेगा, और प्रोसीजर के ज़्यादा, कोई भी आपसे बताया कि प्रोसीजर पढ़ लो, ये रिक्वायरमेंट पढ़ लो, उसके पीछे अगर आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। हाँ, बस आपको जैसे आपको लग रहा है कि हाँ पढ़ लेते हैं कुछ, इससे हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो आप पढ़ लीजिएगा, ये मना नहीं कि आप मत पढ़िएगा, लेकिन जो जो जिससे क्वेश्चन आएगा, वो मेरे कहने का मतलब है, जिससे क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं कि क्वेश्चन मिलेगा ही 100% आपको उससे, तो वो है टेस्ट ऑफ प्राइमरी अमीन की फंक्शनल ग्रुप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 100% गारंटी ले सकते हैं क्वेश्चन आएगा आपके में। तो ये आप अच्छे से पढ़ के जाइए, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन आए हैं उस पर और जो 2-3 बार एक हो भी चुके हैं आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन, तो उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से आए हुए हैं। तो ये आपका हो गया सेकेंड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। फिर आ जाते हैं आपका हम थर्ड एक्सपेरिमेंट पे। अब जैसे कि एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉफ़ी फ्रॉम टी एंड लीव्स, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है उस पर हम आ जाते हैं। हाँ, इसमें ये क्वेश्चन, इसमें भी ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें भी क्वेश्चन आया था। जैसे कि ये आ सकता है, कोल्ड ड्रिंक जो होता है, कोल्ड ड्रिंक में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये क्वेश्चन आया था इस बार कि कोल्ड ड्रिंक में आपका जो होता है कोला नट्स होता है, सोर्स ऑफ कॉफ़ीन होता है कोल्ड ड्रिंक, ठीक, सोर्स ये कॉफ़ी जो होता है, जो कोल्ड ड्रिंक आप पीते हैं उसमें सोर्स ऑफ कॉफ़ीन होता है। और इसमें क्वेश्चन जो आया था कि उसमें बहुत सारे दिए हुए थे, तो उसमें दिया था सोर्स ऑफ कॉफ़ी कौन नहीं है कौन है। तो जैसे कि इसमें टी, हाँ ये क्वेश्चन इस बार आया था, टी, कॉफ़ी और कोला नट, ये 3 ऑप्शन दिए हुए थे, और ये पूछा था सोर्स ऑफ कॉफ़ी, ठीक है। तो इसमें पूछा था कौन ऑप्शन नहीं है, इस टाइप से उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। तो 3 ऑप्शन ये दिए हुए थे, एक और कोई था, तो उसमें ये 3 ऑप्शन होंगे तो ये सही है, इसके अलावा कोई आंसर दिया होगा तो वो आंसर इसमें नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये सारे ऑप्शन आपको मेरे वीडियो में मिल जाएंगे, आप मेरे वीडियो जो ये वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे आपको CHE12 करके आपको वीडियो मिल जाएगा, तो आप उस पर देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जैसे कि सारे मिल जाएंगे, यहाँ पे सोर्स ऑफ कॉफ़ीन क्या होता है, इसमें क्या चीज़ें होता है, गैलिक एसिड, टैनिन होता है, ये क्वेश्चन, ये जो है ये टॉपिक जो मतलब जितना हम बता रहे हैं कि कहाँ से आपको क्या चीज़ें पढ़ना है वो आप पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बार अच्छे से आप देख लीजिएगा, लेकिन ये रिक्वायरमेंट है, प्रोसीजर है, ये कुछ इतना नहीं आता है, इतना पढ़ना नहीं आपको है, रिक्वायरमेंट प्रोसीजर से इतना नहीं पढ़ना है आपको, इतने क्वेश्चन नहीं डीपली आते हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं, तो आप यदि इतना पढ़ लेंगे इंपॉर्टेंट चीज़, तो आपका वो कवर हो जाएगा, ठीक है। इतना सब रट के भी जाएंगे, वहाँ क्वेश्चन भी आपका ना सही हो, क्योंकि लिखना तो है नहीं कि कुछ भी बना के लिख दिया आपने वहाँ पे। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया था, सॉरी ये छूट गया, ये आया था कैफीन जो होता है 136 टाई मिथाइल जैंथीन, ये आया था, ये कैफीन का फॉर्मूला ये आया था, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये डिजीज ऑफ जॉइंट जिसको हम डायबिटिक बोलते हैं, ये प्रमोट करता है यूरिनेशन, ये इतना पोर्शन दिया, ये इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप, ये वाला पोर्शन जो ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो ये दिया हुआ है ये वाला, सॉरी ये वाला जो दिया हुआ है ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा। निकोटीन जो होता है, एक्टिव मटेरियल, टोबैको, कोकेन, एनेस्थीसिया, मार्फिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से आप उसको कवर कर लीजिएगा। ये जो इंट्रोडक्शन दिया है थ्योरी पोर्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मत छोड़िएगा, इससे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। और कॉफ़ी, ये हाँ थर्ड एक्सपेरिमेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज़्यादातर वही पूछेंगे कि जो बहुत ही मतलब आप बता ले जाएं, या कोई टेस्ट ज़्यादातर पूछते हैं, ठीक है।
फिर एक्सपेरिमेंट नंबर 4 पे आते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो वाइवा में जो क्वेश्चन होते हैं, अब इतने सारे बच्चे होते हैं, सारे बच्चों से तो सेम क्वेश्चन नहीं पूछ सकते ना। तो किसी से मान लो टेस्ट पूछ लिया, किसी से क्रोमेटोग्राफी पूछ लिया, तो चांसेस ये ज़रूर पूछेंगे। क्योंकि जितना जब वाइवा हुआ था तो ये क्रोमेटोग्राफी जो होता है ये पूछा गया था कि क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, तो कितने प्रकार की क्रोमेटोग्राफी होती है। पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन क्रोमेटोग्राफी होता है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी होता है, ये पेपर क्रोमेटोग्राफी है। अब जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी से क्या करते हैं, मेटल को हम सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो ये पूछ लेते हैं इसमें। इसमें क्या है, एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, ये तो इतना नहीं पढ़ना है। हाँ, जैसे कि इसमें मेटल आयन को हम सेपरेट करते हैं, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी से। हाँ, ये पढ़ लीजिएगा क्लासिफिकेशन जो इसका दिया है। स्टेशनरी फेज क्या होता है, जैसे कि स्टेशनरी फेज जो होता है वो क्या होता है आपका, सॉलिड होता है और सॉलिड लिक्विड होता है। मोबाइल फेज क्या होता है, मोबाइल फेज आपका लिक्विड और गैस होता है, ठीक है। ये पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ये सारा चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लीजिए। ये आपका ऑब्जेक्टिव और एमसीक्यू दोनों में कवर करेगा, ठीक है। इसका प्रिंसिपल भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब इतना तो हम डीपली आपको हर चीज़ टॉपिक नहीं पढ़ा सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप मेरी वीडियो देख सकते हो, उसमें सब कुछ आपको मिलेगा, ये सारे क्वेश्चन आपको उसमें मिलेंगे। अब इसमें हाँ, ये क्वेश्चन आप इसमें से ये आया था, आरएफ वैल्यू उसमें दे दी गई थी, डिस्टेंस मूव्ड बाय सेंटर ऑफ सॉल्यूट जोन और डिस्टेंस मूव्ड बाय सॉल्वेंट जोन। उन्होंने सॉल्यूट दे दिया था, सॉल्वेंट की वैल्यू दे दी गई थी, आरएफ पूछा था। ये क्वेश्चन आया था, जैसे ये फॉर्मूला दिया हुआ है, जैसे कि ये क्वेश्चन आप देखना है कि 0.50 की वैल्यू आई है, ये उन्होंने दे दिया था। तो ये क्वेश्चन आया था, ये अच्छे से, ये फार्मूला उसमें कुछ नहीं, बस वैल्यू पुट करनी है, वो आंसर आ जाएगा, सिंपल सा। ये देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन इस बार आया है। फिर है एक्सपेरिमेंट। ये रिक्वायरमेंट, ये इतना नहीं पूछते हैं कि क्या चीज़ रिक्वायरमेंट होती है, ये सब इतना नहीं पूछते हैं। जो थ्योरी पोर्सन हम जितना बता रहे हैं उतना पढ़ लीजिएगा, तो आपको 90% श्योर है नंबर आ जाएंगे, ठीक है। ये आरएफ वैल्यू जो अभी ऊपर दी हुई थी। फिर आ जाते हैं, ये देख लीजिएगा, जितना जो रेट ऑफ माइग्रेशन है, ये थोड़ा हो सकता आ जाए, ये देख लीजिएगा। और तो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस आरएफ वैल्यू देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है इसकी, एक्सपेरिमेंट की जो हाँ, ये होता क्या है, क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, और उसमें पूछ सकते हैं स्टेशनरी फेज क्या होती है, और तुम्हारा मोबाइल फेज क्या होता है। तो ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा आपका स्टेशनरी फेज, और स्टेशनरी फेज देखो सॉलिड दिया है, और मोबाइल फेज क्या होता है, ये क्या होता है, ये सब चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो ये आपके टॉपिक हो गए हैं, 4 एक्सपेरिमेंट इसमें कवर हो गए हैं। तो अब अगले जो एक्सपेरिमेंट बचे हुए हैं वो भी हम आपको कवर कर देंगे। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।